नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे किस तरह भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाक को दुनिया में करेगा बेनकाब। जानेंगे उस यूट्यूबर के बारे में जिसने की भारत के खिलाफ जासूसी। देखेंगे पाक से सिंधु समझौता स्थगित करने से भारत को हुआ कितना मोटा फायदा। जानेंगे क्या राष्ट्रपति की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है फैसला। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कि क्या कोविड-19 के बढ़ते मामलों से भारत में है कितना खतरा। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आपको बड़ा झटका, 13 पार्षदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बागी नेता बनाएंगे नई पार्टी। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश, लैंडिंग से ठीक पहले 2 हिस्सों में बटा हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पंखे की हवा को लेकर बारात में छिड़ी जंग, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, एक युवक की मौत। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना किनारे लगा मरी मछलियों का ढेर, प्रदूषण से बेहाल हो गए स्थानीय लोग। जयपुर में कार से की स्टंटबाजी, रास्ते पर जा रहे 4 युवकों को मारी टक्कर। घटना का खौफनाक वीडियो हो रहा जमकर वायरल। नूह में बड़ा पुलिस एक्शन, 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध रूप से घुसे और ईंट भट्टे पर करने लगे थे मजदूरी। उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने सर्विस बुक ढूंढने के लिए दिया मंदिर में चावल चढ़ाने का आदेश, विभाग ने थमा दिया नोटिस। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बिहार के बगहा में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरते ही हरा भरा पेड़ बना आग का गोला, पास खड़े 8 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। बोकारो में कांग्रेस विधायक के नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी, बीजेपी ने की जांच की मांग। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान तेज, सेब मार्बल पर रोक, ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग की बंद। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की सूचना, तलाश में जुटे सुरक्षा बल। वहीं ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ एनडीए के 7 नेताओं वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का भारत का कड़ा संदेश देने के लिए कई देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। जो सांसद विदेशी दौरों पर 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें 4 सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इन सांसदों के नाम हैं कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के वैजयंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। अब आपको बता दें कि यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने की उम्मीद है, जबकि सुप्रिया सुले की सांसदों की टीम ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की यात्रा करेगी। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी वाले का दौरा करने की संभावना है।
अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, ब्रजलाल, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी और सस्मित पात्रा और इसके अलावा भुवनेश्वर कलिता सहित विभिन्न दलों के सांसद इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होंगे। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया है, जो सांसद नहीं है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी इस दौरे में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया। शशि थरूर अमेरिका में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह ट्रैवल विद जोन नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से उसके संबंध बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट्स से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज, यानी जिसका नाम उसने अपने फोन में जट रंधावा सेव किया था, ये सभी शामिल थे। ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में रही। वह न केवल पाकिस्तान के फेवर में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी शेयर की। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया, बाली भी गई थी। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारियां शेयर की है और इतना ही नहीं, दिल्ली में रहने के दौरान PSC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। इस मामले में लिखित कबूलनामा दर्ज किया गया है और केस दर्ज किया गया है। एहसान और रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ये पूरा मामला एक जासूसी अभियान का हिस्सा है, जिसमें ज्योति सहित 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये लोग हिसार, कैथल, नूह यानी हरियाणा और मलेर कोटला पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों और PSC कर्मचारियों के लिए एजेंट या वित्तीय माध्यम के रूप में काम करते पाए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। इस बीच अब चिनाब नदी पर मौजूद सलाल और बगलीहार बांधों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू हो गया है। इससे बांधों की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है और बिजली उत्पादन में 15-20% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। ये कदम भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि इससे जम्मू कश्मीर को भी लाभ मिलेगा और स्थानीय बिजली की आवश्यकता पूरी होगी। चिनाब नदी पर बने भारत के 2 प्रमुख हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सलाल और बगलीहार डैम अब पहले से अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह है हाल ही में इन बांधों में हुई लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई, जो कि सिंधु जल संधि को भारत द्वारा स्थगित करने के बाद संभव हुई है। चिनाब नदी, जो हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलती है, भारी मात्रा में सिल्ट यानी मिट्टी, रेत और अन्य ठोस कण लेकर आती है। ये सिल्ट बांधों के जलाशयों में जम जाती है, जिससे उनकी स्टोरेज क्षमता घटती है और टरबाइन की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार इससे दोनों बांधों की बिजली उत्पादन क्षमता में 10 से 20% तक की गिरावट आती है। सलाल डैम रियासी जिले में स्थित है और ये चिनाब पर बना भारत का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। बगलीहाल डैम रामबन जिले में स्थित है और इसे लेकर पहले पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद इसे मंजूरी मिली थी। इन दोनों परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में न केवल स्थानीय बिजली जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन ग्रिड में भी भेजा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत चिनाब नदी का अधिकांश पानी पाकिस्तान को देना होता था। इसी संधि की शर्तों के चलते भारत को बांधों की सफाई और नियंत्रण क्षमता के कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हाल ही में भारत ने इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया और पाकिस्तान को इस पर पुनरावलोकन के लिए नोटिस दिया। इसके बाद भारत ने सलाल और बगलीहाल बांधों में सिल्ट हटाने का अभियान चलाया। इस फ्लैशिंग यानी डिसिल्टिंग की वजह से बांधों की जल भंडारण क्षमता बढ़ी है, जिससे टरबाइनों को स्थिर जल दबाव मिला। इस समय देश में एक अलग तरह की संवैधानिक खींचतान देखने को मिल रही है। मामले की जड़ ये थी कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और उन्हें लंबित रखा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ बता दिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगभग पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह मांग ली है। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद इस पर एक बार फिर बहस ने जोर पकड़ लिया। असल में ये सवाल अनुच्छेद 143(1) के तहत उठाया गया, जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143(1) के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उसका संवैधानिक महत्व काफी होता है। ये सलाह 5 जजों की संविधान पीठ देती है। राष्ट्रपति ने 13 मई को जो संदर्भ भेजा है उसमें कुल 14 कानूनी सवाल हैं, जिनमें कई सीधे तौर पर 8 अप्रैल के फैसले से जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट की खुद की शक्तियों और उसकी प्रक्रिया से भी जुड़े हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की सलाह देने से जुड़ी चुनौती मिली हो। 1993 में राम जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट ने धार्मिक मुद्दा मानते हुए सलाह देने से इनकार कर दिया था। 1982 में प्रवासियों से जुड़े मामले में भी अदालत ने राय देने से मना किया था, क्योंकि मामला कोर्ट के समक्ष पहले से लंबित हो चुका था। इससे ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट हर बार राष्ट्रपति की राय पर जवाब देने को बाध्य नहीं होता। संविधान एक्सपर्ट्स का मानना है कि सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रपति इस राय के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहती हैं। इसका जवाब खुद कोर्ट पहले ही दे चुका है। अनुच्छेद 143 का उपयोग किसी फैसले की समीक्षा या उसे पलटने के लिए नहीं हो सकता। अगर सरकार को फैसला गलत लगता है तो वह पुनर्विचार या क्यूरेटिव याचिका का रास्ता अपनाकर ही कोर्ट में फिर से जा सकती है। साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों में इन दिनों कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की लहर चल पड़ी है। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में अचानक इस वायरस की अचानक वृद्धि देखी जा रही है। बता दें कि सिंगापुर में पिछले साल में कोरोना के मामलों में 28% की वृद्धि देखी गई है, तो वहीं 3 मई तक कुल 14,200 नए मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का दोबारा से फैलना एशिया में वायरस के नई लहर से जुड़ा हो सकता है। चीन में इसके मामले पिछली गर्मियों से चरम पर हैं। वहीं थाईलैंड में अप्रैल में हुए सोंगक्रन फेस्टिवल के बाद से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया। बता दें कि सिंगापुर में इस समय LF.7 और NV.1.8 ये दोनों वेरिएंट फैले हैं। ये दोनों JN.1 स्ट्रेन से संबंधित हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों वेरिएंट मिलकर संक्रमित मामलों के 2/3 से ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। अब बता दें कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा है। ये लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं, उनमें भी इसका खतरा अधिक है। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये हो सकता है। इसके चलते सिंगापुर में लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहा जा रहा है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश की आबादी की इम्यूनिटी कम हो रही है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा वेरिएंट पहले महामारी में रखे गए वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैल रहा है या अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर रहा है।
डॉक्टर कोरोना वायरस की इस नई लहर को नॉर्मल फ्लू की तरह ही मान रहे हैं। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DVN टीवी न्यूज।